अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर हों। आज की सबसे बड़ी खबर, व्लादिमीर पुतिन की आमद हिंदुस्तान। और दूसरी बड़ी खबर, इंडिया का शतक के करीब होना। क्रिकेट में नहीं, क्रिकेट में तो 2-2 शतक लगा, फिर भी हार गए। इंडिया के रुपीस का शतक के करीब होना डॉलर के मुकाबले, तो ये जो है बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए जो है थोड़ी सी अफसोस की बात है, जो मैं बाद में बयान करता हूँ। और एक खबर जो है आपसे शेयर करेंगे, रशिया यूक्रेन के जंग के ताल्लुक से क्या मामला चल रहा है, फ़लस्तीन के ताल्लुक से, वेनेजुला के ताल्लुक से। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम। तो मैं अल जज़ीरा को निकालता हूं और वहीं से बात करते हैं, थोड़ा सेफ साइड रहता है। और ये मैं वीडियो बनाता हूं वर्ल्ड करंट अफेयर पर, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग के तहत, कि ना से हाँ भला सही थोड़ा सा जो है आप लोगों को मैं बता दूं। तो ये देखिए कितनी मुश्किलात हैं। इजराइल किल 7 पीपल इन गाजा, सेज रफा क्रॉसिंग टू पार्शली रीओपन। तो अब इजराइल कह रहा है कि हम रफा क्रॉसिंग को खोलने के लिए तैयार है, जा रहे हैं खोलने के लिए, लेकिन मिस्र कह रहा है कि नहीं, हमसे तो बात ही नहीं हुई। अब ये रफा क्रॉसिंग क्यों खोलेंगे? तो उसका कहना है कि जो फ़लस्तीनियों को यहाँ से बाहर जाना, मिस्र जाना, तो वो जा सकते। मिस्र वाले कह रहे हैं अरे हमसे बात ही नहीं हुई है, हम क्यों लेंगे फ़लस्तीनियों को। तो ये मामला है। और यहाँ पर जो है शायद एक झड़प वगैरह भी हो गई, तो इजरायली फ़ौजी भी जो है ज़ख्मी हैं और इधर इसने फिर जो है बमबारी भी कर दिया है। और एक खबर आ रही है कि येलो लाइन के इधर जो है, ये समझ जाइए कि कुछ फाइटर भी फंसे हुए हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो देखिए मैं क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताया कि फ़लस्तीन के ताल्लुक से भरपूर अगर आपको खबर चाहिए तो समझिए कि आज़ाद बोल इंडिया चैनल को आप फॉलो किया करें, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सारी खबरें मिल जाती हैं। और मेरी मजबूरी है, और आप ही लोग बार बार सजेशन कर देते रहते हैं कि हिकमत से काम लीजिए मौलाना थोड़ा, तो इस लिहाज से मैं आपको लोगों को इशारा वगैरह दे देता हूँ। तो यहाँ आप देख लीजिए, आप Israel military has killed 7 Palestinians including 2 children in Gaza and around announced that it will allow the Rafah crossing to open exclusive for the exit of people from the war-torn territory. एग्जिट के लिए, एंट्री के लिए नहीं, इसे जाने के लिए, आने के लिए। किलिंग ऑन वेडनेसडे मार्क द लेटेस्ट इजरायली वायलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ब्रोकर ceasefire in Gaza and came after military accused Hamas fighter of attacking and wounded 4 of its soldiers। देखें, उसने एक्यूज किया है कि हमास के फाइटर ऑफ अटैकिंग एंड wounded 4 of its soldiers in southern Rafah near Gaza border with Egypt। तो ये मामला हो गया था, तो इसकी वजह से ये, अब हकीकत हाल क्या है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो ये मैं सोचा आप लोगों को से बता दूं, बकिया जो है तफसील से जानना हो तो आज़ाद बोल इंडिया आप देखा करें। और दूसरी बड़ी खबर जो है ये देखिए, पुतिन विजिट इंडिया। पुतिन विजिट इंडिया एमिड यूक्रेन पीस पुश, व्हाट्स ऑन द एजेंडा। तो एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा जो है आप समझ जाइए कि इंडिया और रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी है, यूएसएसआर के ज़माने ही से है। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान तो वेस्ट के कैंप में चला गया, लेकिन इंडिया ने ऐलान किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, आज़ाद रहेंगे। लेकिन कहने को तो आज़ाद थे, लेकिन झुकाव जो था वो यूएसएसआर की तरफ था। और 1971 में आप देखेंगे कि जो है यूएसएसआर ने साथ भी दिया था जब पाकिस्तान के खिलाफ जंग हुई। तो जब पाकिस्तान के बचाव के लिए अमेरिका आना चाहा तो यूएसएसआर भी कहा मैं भी बीच में आ जाऊंगा। तो उसी ज़माने से है। ये तो समझ जाइए कि ये जो मोदी रिजीम है, इसमें थोड़ा सा इन लोगों का झुकाव जो है वो वेस्ट की तरफ हो गया था, अमेरिका की तरफ। लेकिन जब अमेरिका से अभी धचका लगा है तो फिर पुराना दोस्त याद आने लगा है। अब ये जो मुलाकात है, आमद हो रही है, वो किस तनाजुर में है? तो ये आप समझ लीजिए कि इंडिया और रशिया के जो है
दोस्ती पुरानी है। तो हर साल जो है ये लीडरान जो है एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। एक साल जो है रशिया का सदर आएगा, एक दूसरे साल जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। इस तरह से जो है हर साल जो है समिट होती है इंडिया और रशिया के बीच में। तो 2022 में पुतिन को आना था यहाँ पे, लेकिन उसने फरवरी के महीने में ही जंग छेड़ दिया। इसके वजह से पुतिन जो है इंडिया नहीं आ सका प्रेशर में। तो फिर 2023 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी नहीं गए यहाँ पे। फिर 2024 में मामला ये हुआ कि ये इसको आना था, इनको आना था, पुतिन को आना था, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ही चले गए रशिया। और इस बार 2025 में फिर पुतिन आ गए हैं, आने वाले हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे। और फिर 2026 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फिर वहाँ जाएंगे। तो हर साल का इसे रोटेशनल इस तरह का मामला है। बस 2 साल का गैप हुआ 2022 और 23 में। अब पुतिन के लिए ये जो है विजिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको मैसेज अपने पब्लिक को भी देना है, डोमेस्टिक ऑडियंस जो है, कि हम लोग जो है आइसोलेट नहीं हुए हैं, और इंटरनेशनल ताकतों को भी देनी है, ख़ास तौर से वेस्ट को, कि तुमसे अगर ताल्लुक़ जो है ख़राब है तो क्या मतलब है, पूरी दुनिया तो तुम लोग नहीं हो, चाइना हमारे साथ है, इंडिया हमारे साथ है, और भी दूसरे कंट्री हमारे साथ है। तो पुतिन के लिए तो ये सिंबॉलिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और इंडिया के लिए वही है कि भाई अगर आपको वेस्ट के तरफ से अगर वेलकम नहीं होता है तो फिर कहाँ जाएंगे। 2 बड़ी ताकत में से तो एक ताकत चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों ताकत को इग्नोर कर देंगे तो फिर चाइना के लिए तो नरम चारा बन जाएंगे। तो इस लिहाज से जो है एक ताकत को बना कर रखना ज़रूरी है। तो इस लिहाज से जो है इन्होंने इस्तवार किया। अब आएंगे तो हथियार वगैरह के भी डील वगैरह का मामला हो सकता है। पूरे डेलीगेशन रशिया पुतिन लेकर के आ रहा है, बिजनेस और डिफेंस मिनिस्टर वगैरह को लेकर के। और अभी एक अच्छा मौका यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से खुश बहुत है। गरचे रशिया से ऑयल ख़रीदने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ लगाए हुए हैं इंडिया पे, लेकिन फिर भी अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप का मूड जो है वो रशिया के फेवर में ज़्यादा है और वेस्ट के फेवर में कम है। तो ये अच्छा मौका है कि इस आमद से यूरोप तो नाराज़ होगा, यूक्रेन भी नाराज़ होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि अभी जो कोशिशें चल रही है जंग को ख़त्म करने के लिए, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि पुतिन तो चाहता है ख़त्म करना, गर्चे वो अपना अपर हैंड रखना चाहता है और वो रख सकता है क्योंकि वो उसके पास ताकत ज़्यादा है, लेकिन यूक्रेन और यूरोप वाले नहीं चाहते हैं कि जंग ख़त्म करना। हमारा कंधा इस्तेमाल करके रशिया को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो इस वजह से वो जो है यूरोप वालों से खुश नहीं है। आप देखेंगे कि कल जो है मामला क्या हुआ कि ये ब्रसेल में ये लोग बैठे थे, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल में, यहीं पे जो है नेटो का भी जो है हेड क्वार्टर है। तो सारे ममालिक, नेटो ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे कि क्या करना है यूक्रेन के लिए ये वो, लेकिन अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया ही नहीं। तो मार्क रूटा जो जनरल सेक्रेटरी है नेटो का, उससे पूछा भी गया कि अमेरिका नहीं आया फिर भी आप कर रहे हैं क्या। उसने कहा कि अरे भाई वो बड़ा आदमी है, उसको काम वगैरह बहुत रहता है, तो कोई ज़रूरी नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं। तो समझ जाइए कि एक लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप इन लोगों को नज़रअंदाज कर रहा कि तुम लोग जो है सही मंशा नहीं है। और रशिया की तरफ से बात की गई कि रशिया स्पेशल इन्वॉय जो मुलाकात किया स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, तो रशिया ने कहा कि हमारे सामने बस 2 ही मसला है। सबसे बड़ा मसला हमारे नज़दीक जो है वो नेटो में शमूलियत का है, ये असल है। और सेकेंड नंबर पर जो है जो हम खून बहा करके टेरिटरी कैप्चर कर लिए हैं वो है, उसको बरकरार रखना है। और ज़ेलेंस्की के सामने जो है फर्स्ट नंबर पर जो है टेरिटरी को बचा के रखना है, और सेकंड नंबर पर जो है सिक्योरिटी गारंटी के नाम पर नेटो में शमूलियत है।
तो जब ये नुमाइंदे वगैरह आए हैं, डेलीगेशन वगैरह रशिया से वापस, तो डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई कि आप क्या इनपुट है, क्या आपको उन लोगों ने बताया। तो उसने कहा कि वेरी पॉजिटिव, और जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, और पुतिन तो बिल्कुल तैयार है, अब ये लोग देखिए क्या करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी बातें आगे चलेगी, लेकिन लगता है यूरोप वाले मसला को फंसा देंगे। लेकिन अगर अमेरिका हाथ उठा ले तो ये लोग कर भी क्या पाएंगे, मेन मसला ये है। और ये यूरोप वाले आपस ही में फंसे हुए हैं। नेटो में अगर कोई भी फैसला होता है तो हंगरी और स्लोवाकिया रशिया के खिलाफ कहते हैं कि कोई भी फैसला करेंगे तो हम मानेंगे ही नहीं। तो समझ जाइए कि कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। इधर जो है यूरोपियन यूनियन वाले चाहते हैं कि हम लोग कुछ पैसा ही दे दें, हथियार ना दे तो पैसा ही यूक्रेन को दे दें, 90 बिलियन यूरो के करीब। तो उसमें बेल्जियम वाले तैयार नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा एसेट जो रशिया का है वो बेल्जियम में है। अब बेल्जियम का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि भाई अभी देने को तो दे देंगे, लेकिन कल हो करके आप लोग तो निकल लेंगे, फंसेंगे तो हम, क्योंकि उसका ज़्यादातर एसेट हमारे पास है तो हम उठा करके आपको देंगे। कल होकर के हमारा एसेट कहीं सीज कर लिया रशिया तो कौन छुड़ा के देगा। इस लिहाज से इस पर सोच विचार करना चाहिए, और हमारा जो है ताल्लुक से बदइमानी पैदा होगी तो इसको कौन भरपाई करेगा। तो ये बड़ा मसला है। और यूरोपियन यूनियन वाले ने एक फैसला किया है कि 2027 तक हम रशिया से मुकम्मल तौर से गैस वगैरह लेना बंद कर देंगे। पुतिन ने कहा कि वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दो दरवाजे खुल जाते हैं। वेस्ट को नहीं बेचेंगे तो ईस्ट को बेचेंगे, यूरोप को नहीं बेचेंगे तो एशिया को बेचेंगे, क्या मसला है। सामान कहता है कि अपने लिए फिक्र करो, मेरे लिए मत फिक्र करो। तीसरी बड़ी खबर जो है कि इंडिया का रूपी जो है 90 क्रॉस कर रहा। $1 लेने जाएंगे तो आपको 90 प्लस रुपीस देने पड़ेंगे। तो आप जो है सब लोग जो प्राइम मिनिस्टर को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तो वो उनको बहुत फिक्र रहती थी। अज्ञानी बाबा बन करके जो आ जाते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि नेपाल की करेंसी नहीं वीक हो रही है, बांग्लादेश की नहीं हो रही है, श्रीलंका की नहीं हो रही है, इंडिया ही की क्यों हो रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि गुरुजी आप इतना शतक पे शतक लगा रहे हैं, पेट्रोल जो है 100 पार हो गया, डीजल 100 पार हो गया, आप क्या रूपी को भी 100 पार करेंगे। तो उन्हीं के भाषण को जो है लोग उनको सुना रहे हैं, 90 रुपीज क्रॉस कर गए। और इससे पहले जब हुआ था 85 वगैरह तो लोग बहुत ज़्यादा मीम वगैरह बना रहे थे और सवाल कर रहे थे। तो निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो जो है जवाब देती थी, किसी हद तक सही भी, कि वो कहती थी कि देखिए रूपीस कमज़ोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने से। तो अब हम क्या कर सकते, सारे ही करेंसी गिर रहे तो रूपी भी गिर रहे, यूरो गिर रहा है, येन गिर रहा है, सब गिर रहे, तब रूपी भी गिर रहा था। ये तो समझिए कि वर्ल्ड लेवल का ये है। अब इस बार जो बहुत तेजी से 5 रुपया और गिर गया, 90 रुपीज 20 पैसा हो गया है। तो इसमें ये भी फैक्टर नहीं है कि सारे करेंसी वीक हो रहे हैं और डॉलर के मुकाबले में तो रूपी भी हो रहा था, हम क्या कर सकते। इस बार सिर्फ रूपी ही गिर रहा, ये बात समझ लीजिए। तो निर्मला सीतारमन के पास ये भी जवाब नहीं। गिरने की वजह क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिया उसके वजह से। तो ये जो है बड़ी मुसीबत आ गई। मेरे लिए अफसोस का मुकाम यह है कि मैं जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज था तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है जब डॉलर आता था तो हम लोगों के जो है वो यूट्यूब की तरफ से जो है पेमेंट जो है डॉलर ही के शक्ल में आ जाता था। और समझिए कि 10 तारीख को वहाँ से निकल जाता था और फिर 21 तारीख से लेकर के 25, 30, 26 तारीख के तक में हम लोगों के अकाउंट में आ जाता था। तो जिस वक्त आता था उस वक्त 81, 82 रुपया, 83 रुपया था। तो अगर 1000 रुपया है तो इस तरह 80, 82 हज़ार हो जाता था। मेरे व्यूवर कम थे, लेकिन यह है कि आप लोगों को परेशानी होगी कि अरे 5-6 हज़ार लोग जो है आपके ये थे
व्यूअर रहते थे करंट अफेयर के और कुछ हिस्ट्री वगैरह के, तो इतना मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेंबर बहुत ज़्यादा थे, और ये ख़ास तौर से बाहर से, तो उस वजह से जो है वो काफ़ी 1000 के करीब 800-900 इस तरह रहते थे, किसी महीने में कम किसी महीने में ज़्यादा ऐसे, लेकिन धीरे धीरे पिकअप पकड़ रहा था, तो वो जो है फ़ौरन जो है बढ़ जाता था। अभी अगर रहता तो समझिए कि 80,000 में से जो है 90,000 हो जाता, लेकिन अभी चलिए वो मामला ख़त्म हो गया है। तो जो लोग जो है, जिन लोगों का जो है कारोबार जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ से इंपोर्ट करना जो है वो आज अच्छा हो रहा है, और वहाँ से जो है माल ख़रीद करके लाना जो है थोड़ा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि पहले आपको डॉलर ख़रीदना है, फिर उसके ज़रिए से कोई सामान ख़रीद के यहाँ पे लेके आएंगे, तो $1 के बदले में आपको 90 रुपया देना पड़ेगा। अच्छा, वेनेजुला के ताल्लुक से बात क्या है? वेनेजुला के ताल्लुक से जो बात चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप और मदुरो में बात हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त धमकी दिया है कि गेट आउट विथ योर फैमिली, जल्द से जल्द निकल जाओ वेनेजुला से, अगर जान बख्शी करानी है तो इसके ताल्लुक से बात थी कि वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही जो है डींग डांग मार रहा है, या फिर वेनेजुला के सदर से निकोलस मदुरो से वाकई में बात हुई या नहीं हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो 2 मरतबा कंफर्म कर दिया था कि हमारी बात हुई है, लेकिन ये है कि मदुरो की तरफ से जो है कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये दोनों आर्क राइवल जो एक दूसरे पर हमला करने वाले हैं, ये आपस में बात भी किए या नहीं किए हैं। तो कल उसने कंफर्म किया कि हाँ हमारी बात हुई, लेकिन उसने कहा कि रिस्पेक्टेबल अंदाज में हुई है, ये इस तरह से वाला मामला नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप भी एक जगह फंसता नजर आ रहा है, और उसका जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है या डिफेंस कह लीजिए, कि यहाँ पर जो बार बार ऑपरेशन कर दे रहा, कोई भी कश्ती यहाँ से निकलती है, चाहे वो निकरागवा जाने के लिए या ग्वाटेमाला जाने के लिए या क्यूबा जाने के लिए, तो अब अगर जो है ड्रग लेके निकले तो भी आप अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते तब भी गलत है। लेकिन अगर कोई मछुआरा यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए निकला है और आपके सैटेलाइट में आ गया और आपने उसको मार दिया, तो इस तरह की एक फैमिली ने केस कर दिए कि हमारा रिश्तेदार, हमारा रिलेटिव जो है वो मछली पकड़ने गया था और उस पर ये लोग अटैक कर दिए। तो अब सब लोग जो है दामन झाड़ रहे हैं कि मेरा नहीं। पीट हेग्सेट कह रहा था कि मैं जो है डेली तो ऑर्डर नहीं देता हूँ कि इसको मारना उसको मारना है, मैंने कहा कि जो है ड्रग लेके जाने वाले को मार दो। अब किसी ने जो है मछुआरे को मार दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती, उसको पकड़िए। तो इस तरह से दामन झाड़ रहा था। तो देखिए मामला क्या होता है। वेनेजुला के ताल्लुक से मैं एक सवाल लेके परेशान रहता था कि वेनेजुला के यहाँ पे दोस्त कौन है, ख़ास तौर से ये कोलंबिया वाले जो है, क्या इसके पड़ोस में ये जो है इसके साथी हैं या नहीं है, क्योंकि कोलंबिया के जो सदर है वो तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का बंदा है और लेफ्ट पार्टी का सदर है, रेवोल्यूशनरी है। तो अगर ये दोनों मिल जाए तब तो अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाए। फिर इधर ब्राज़ील में भी लेफ्ट पार्टी की हुकूमत है, लूला डिसिल्वा भी मजबूत लीडर है। तो अगर वेनेजुला, कोलंबिया, ब्राज़ील ये तीनों लेफ्ट वाले हैं और ये तीनों मिल जाए, तो अब मजीद निकरागवा के भी में जो लेफ्ट हुकूमत है, क्यूबा में भी लेफ्ट हुकूमत है और बोलीविया में भी लेफ्ट हुकूमत है। तो ये देखिए, तो ये पूरे लैटिन अमेरिका को जो है कैसे जीत पाएगा डोनाल्ड ट्रंप। तो ये सवाल मैं परेशान रहता था कि कौन कौन इसके जो फेवर में है। तो अभी एक आर्टिकल आया था तो मैं उसको पढ़ रहा था। तो अभी समझ जाइए कि वेनेजुला के फेवर में जो है क्यूबा है, निकरागवा है और बोलीविया है। तो 3 खुल करके समझिए कि वेनेजुला के सपोर्ट में है, बोलीविया, निकरागवा, क्यूबा। अब इन दोनों को भी होना चाहिए, लेकिन ये दोनों नहीं है, कोलंबिया और ब्राज़ील। गर्चे अटैक वगैरह करने को तनकीद कर रहे हैं कि अमेरिका ये सही नहीं कर रहा कि ड्रग के नाम पर जो है पूरे मुल्क पे ही हमला कर दे, लेकिन उस तरह साथ नहीं जिस तरह एक साथ ही साथ होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ था
तो पूरी दुनिया ने इल्ज़ाम लगाया कि इसमें धांधली हुई है और निकोलस मदूरो तकरीबन हार गया था। अब फिर वो जो है वो रिजल्ट चोरी कर लिया, जैसे पाकिस्तान में हुआ था इस टाइप का। तो वो इल्ज़ाम लगाने वाले में या डिससेटिस्फाइड वाले में कोलंबिया का भी सदर है और लूला डी सिल्वा भी है। हाँ भाई, ये जो है आप इलेक्शन जो है रिग नहीं कर सकते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपका नहीं था, इस लिहाज से मैं आपके इलेक्शन को नहीं मानता। आप हमारे बंदे हैं लेकिन आप गलत कर रहे हैं। तो उस लिहाज से वो निकोलस मदूरो को इस बार जो है वो लोग साथ में नहीं हैं कि भाई आप हुकूमत कर रहे हैं, तो अगर लेफ्ट हुकूमत है तो लेफ्ट का अपना एक नाम है, तो फिर जो है आप जो है डिक्टेटर तो वैसा मत बनिए ना। लेफ्ट का मतलब ये है कि आप गरीबों के खादिम बनिए, तो आप तो जो है डिक्टेटर बन गए। तो ये मामला, तो ये मैं सोचा आप लोगों को ये थोड़ा सा बता दूं कि इसका अब यहाँ पर जो है इसको डोनाल्ड ट्रंप को एक धचका लग रहा है, लेकिन अभी क्लोज फाइट है। मैं आप लोगों को बताया था कि जो है होंडुरस में जो है वो इलेक्शन हुआ है और इसकी काउंटिंग 4 रोज से जारी सारी है, क्योंकि बैलेट पेपर रहता है तो धीरे धीरे होता है। तो समझ जाइए कि सेंटर पार्टी का एक आदमी है, उसको 40% जो है वोट मिले हैं, और जिस कैंडिडेट को डोनाल्ड ट्रंप ने बैक किया था उसको 39% जो वोट मिले और 80% की काउंटिंग हो चुकी है। तो ये आप देखिए कि किस तरह, तो बिल्कुल कांटे की टक्कर है, देखिए कौन जीतता है। तो अगर जो है सेंटर पार्टी का जीत जाता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुश्किल हो जाएगा, और अगर उसके पार्टी का जो है मन मुताबिक बंदा जीत जाए तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। ये मैं आपको थोड़ा अल जज़ीरा से दिखा देता हूँ, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे था, ये होंडुरस नसरल्ला होल्ड्स नैरो लीड ओवर अस्फूरा इन प्रेसिडेंटल वोट। तो ये अंदर जाके पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए, EU प्रोपोज यूजिंग रशियन एसेट्स loans to fund 1.105 बिलियन 105 बिलियन 90 यूरो में बोला था। तो यूरो जो है मजबूत करेंसी है डॉलर के मुकाबले में, तो 90 यूरो को जो है अगर कन्वर्ट करेंगे डॉलर में तो 105 बिलियन बनता है। पैकेज टू यूक्रेन, लेकिन इस पे जो इत्तेफाक नहीं हो रहा, बेल्जियम वाले जो है बार बार जो है वो इतराज़ कर रहे हैं। यूक्रेन्स नेटो मेंबरशिप की क्वेश्चन इन यूएस टॉक रशिया। रशिया ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि यूक्रेन का नेटो मेंबरशिप वो नहीं बनेगा। और वेनेजुएला's मडूरो कंफर्म्स कॉर्डियल कॉल्स विद ट्रम्प्स एमिड टेंशन विद यूएस। कॉर्डियल का उसने कहा कोई जो है ऐसे जो है बदतमीजी वाली बात नहीं किया था, उसने प्यार से बात किया था, तो मैं किया था। तो इस लिहाज से है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और कल मैं जो है आसान दर्स कुरान के एक ही वीडियो डाल पाया, क्योंकि सूरह थोड़े से जो है मुश्किल सूरह थी, तो मैं तैयारी किया, तो जितना ही एक थी सूरह के जो है एक वीडियो की तैयारी हो पाई, तो मैं एक ही वीडियो डाल पाया। और इंशाल्लाह आज मुश्किल ही सूरह है, तो लग रहा कि आज भी एक ही वीडियो आएगी, या अगर तैयारी हो गई तो सूरह कमर को मुकम्मल कर दूंगा और सूरह रहमान की एक वीडियो बनाऊंगा, और सूरह वाक़या के बाद फिर जो है स्पीड से मैं जो है वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसके पे कई दर्स में दे चुका हूँ, सूरह हदीस से लेकर के सूरह तहरीम तक और आगे भी। तो सुना, मक्की कुरान में जो है बलागत जो है ना बहुत ज़्यादा है, ये 7 सूरतों में, तो इसको तर्जुमा करना बहुत हार्ड रहता है। ये आपको जो है अरबी दां को ये जो है कुरान पढ़ने में सबसे ज़्यादा अगर मज़ा आता है तो ये समझिए कि सूरह काफ, सूरह ज़ारियात, सूरह तूर, सूरह नज्म, सूरह कमर, सूरह रहमान, सूरह वाक़या, इसमें जो है क्लाइमैक्स है बलागत का। तो इस लिहाज से उसको तर्जुमा करना भी मुश्किल रहता है, तो इस लिहाज से हम स्लो चल रहे हैं। तो सूरह कमर आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी, फिर सूरह रहमान, सूरह वाक़या, फिर मदनी सूरह आ जाएंगे, तो फिर तर्जुमा के लिहाज से बहुत आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह फिर तेज़ी से चलेंगे
और एट एनी कॉस्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 31 दिसंबर से पहले पहले इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाए और 1 जनवरी से इंशाल्लाह मैं अपनी लाइफ के जो है फाइनल आसान दर्स कुरान पेश करूँगा। गरचे हर साल करता रहूँगा, लेकिन इसको जो है लॉक कर दूँगा और फिर अवाम उन्नास के लिए इसको जारी सारी कर दूँगा और फिर पढ़ता रहूँगा। कुरान से तो कभी बेनियाजी हो ही नहीं सकती है। कुरान तो ज़िंदगी भर पढ़ने की किताब है और रोज़ाना पढ़ने की किताब है। तो जो मेरे लाइफ का जो टारगेट है वो आखिर में आकर के कुरान ही पे जमा हो जाएगा। फिर आखिरी उम्र में इंशाल्लाह मैं बस कुरान 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 तफसीर पढ़ाऊँगा और पढ़ाऊँगा। यही मेरा जो है ज़िंदगी का इरादा है। अभी तो करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ता हूँ ताकि कुरान समझने में आसानी हो, जहन में वसअत पैदा हो। बाकी लास्ट में तो बस कुरान कुरान। और कुरान के ताल्लुक़ से कई इरादे हैं हमारे कि मतलब हर रमज़ान में अलग अलग स्टाइल में, यानी सोशल मीडिया में तो ये रहता ना कि आपके सामने कौन बैठा है यही पता नहीं रहता ना। अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब इसको कोई बच्चा सुनेगा या कोई ख़ातून सुनेगी या कोई मर्द सुनेगा, कोई पढ़ा लिखा सुनेगा, कोई मुफस्सिर सुनेगा या कोई जाहिल सुनेगा, कुछ पता ही नहीं है। तो इस लिहाज से मैं सोचता हूँ कि इसको कैटेगराइज कर दूँ कि एक रमज़ान में हाईली एजुकेटेड लोगों के लिए जो है तफसीर करूँ, फिर एक राउंड में जो है अवामुन्नास के लिए जो है तफसीर बयान करूँ, एक तफसीर में जो है सिर्फ ख़ातून को सामने रख करके जो है ये करूँ, रिकॉर्ड करूँ, एक साल में जो है सिर्फ बच्चों के सामने रख करके जो है तफसीर बयान करूँ। तो इस तरह से जो एक तफसीर जो है मैं नौजवानों को सामने रख करके, एक तफसीर जो है इनकलाबी लोगों को सामने रख करके जो है तफसीर करूँ, एक तफसीर जो है वो सादा लोग मुसलमानों के रख करके जो है। इस तरह कई कैटेगरीज बन जाएंगे, क्योंकि बार बार ये भी मुतालबा है कि लोगों के जहन के मुताबिक बात करनी है आपको। और सोशल मीडिया में प्रॉब्लम ये रहता है कि आपको पता ही नहीं कि आपके सामने कौन बैठा है। तो इस लिहाज से मैं इस तरह से जो है उसमें पहले ही बयान कर दूंगा कि इस साल जो है मैं बयान कर रहा हूँ किसके लिए, मेरे सामने कौन बैठा है, इनको मैं जहन में महफूज करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये मैं कोशिश करूँगा। और फिर जैसे कोई ख़ातून है उसको पढ़ना तो मैं बता दूंगा कि 2027 या 2028 के रिकॉर्डिंग ख़ातून के लिए, 2026 के बच्चों के लिए, 2029 का इनकलाबी लोगों के लिए, 2030 का पढ़े लिखे लोगों के लिए, 2000 या गैर पढ़े लिखे लोगों के लिए। इस तरह से तो ये काफ़ी लंबा काम है, इंशाल्लाह धीरे धीरे मुकम्मल होगा। जज़ाकल्लाह।